Hello, students of class 9th. Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस लॉकडाउन के खूब मजे ले रहे होंगे आप, खूब अच्छा खाना खा रहे होंगे, इंडोर गेम्स खेल रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आपके कोर्स सिलेबस की एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी लेके आया हूं। दिस स्टोरी हैज नो कैरेक्टर। इसमें कोई कैरेक्टर, बोलता कैरेक्टर नहीं है। दिस इज रियली अ स्टोरी, एक कहानी है जो हम नाना से सुनते हैं, दादा से सुनते हैं, दादी से सुनते हैं, नानी से सुनते हैं, अपने घर के बड़े बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। ये उसी तरह की एक स्टोरी है। ये स्टोरी कन्नड़ फोक टेल है। कन्नड़ भाषा में वहां के दादा, नाना, बूढ़े बुजुर्ग लोग ये कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं और स्टोरी का नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। स्टोरी थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जस्ट यू गो टू लिसन। आज मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा और आप ये स्टोरी सिर्फ सुनेंगे, आज पढ़ेंगे नहीं। Only to entertain you, only to enjoy this story, you will be listening me carefully. So, listen to me carefully what I'm telling, the story I'm telling. एक साम्राज्य रहता है, किंगडम रहता है। वहां का राजा सोचता है कि दिन में काम करना बड़ा मुश्किल काम है और ऐसा करते हैं कि हम एक अलग तरह का राज्य बनाते हैं। और उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, उनसे सलाह मशवरा किया और मंत्रियों ने भी उनको सही सलाह दिया जो राजा चाहता था। राजा की इच्छा थी कि क्यों ना पूरा मार्केट रात में खोला जाए। दिन में बहुत धूप होती है और दिन भर पूरी जनता सोएगी और रात में पूरा मार्केट खुला रहेगा, सब लोग काम करेंगे। ये पहला फैसला। और दूसरा फैसला ये कि हमारे देश में, हमारे साम्राज्य में, हमारे किंगडम में सभी चीजों की कीमत एक होगी। 1 रुपया किलो आलू, 1 रुपया किलो सोना, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया, हर चीज का भाव एक होगा, एक रेट का होगा पूरे मार्केट में। सारे मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, और राजा ने आदेश पारित कर दिया और अगले दिन से साम्राज्य में एवरीथिंग वॉज इन द सेम मैनर। जनता परेशान भी थी लेकिन कर क्या सकती थी, राजा का आदेश था, पालन करना था। एक साधु बाबा अपने चेले के साथ घूमते हुए उस साम्राज्य में आए। दिन भर घूमते रह गए, कहीं कोई दुकान नहीं खुली, कहीं कोई दरवाजा नहीं खुला, सड़क पर एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। बाबा जी को बहुत परेशानी, साधु बाबा को बहुत परेशानी, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है। शाम हुई, धीरे धीरे बेचारे बिना खाए अपने चेले के साथ घूमते रहे और कोई उनको भिक्षा देने वाला नहीं था। कोई दिन भर बेचारे ऐसे रह गए। शाम हुई तो धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे, लोग सड़कों में बाहर आने लगे, लोग दुकानें खुलने लगी। साधु बाबा ने पूछा, ये क्या है भाई, पूरा दिन कहां थे आप लोग और ये रात में आप लोग? कहा कि आपको मालूम नहीं, हमारे राज्य में रात में सारा मार्केट खुला रहता है और दिन भर हम लोग सोते हैं। और एक बात और, हमारे यहां सब कुछ एक रेट से मिलता है, एवरीथिंग एट द सेम कॉस्ट। बाबा जी को, साधु बाबा को, महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि ये जगह तो बहुत बुरी जगह है, ये तो बहुत खतरनाक जगह है, यहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने चेले से कहा, चलो निकल चलते हैं यहां से, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस, दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस, दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स। और बेवकूफों के बीच रहना ठीक नहीं होता, कभी भी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। चेला कहा कि नहीं गुरुजी, आपको जाना हो तो जाइए, दिस प्लेस इज वेरी नाइस फॉर मी। और यहां जहां 1 रुपया किलो में, जहां एक ही रेट में सब कुछ मिलता है, खाने पीने की चीजें इतनी सस्ती हैं, ये जगह सबसे अच्छी है, यहीं रहने लायक है। गुरुजी ने कहा कि देखो एक बार सोच लो, इट इज वेरी डेंजरस टू बी हियर। चेले ने कहा कि मैंने सोच लिया, आप सोच लीजिए, आपको जाना हो तो चले जाइए। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जब कोई मुसीबत हो तुम्हें,
तो तुम मुझे याद जरूर करना। मैं अपने योग विद्या के माध्यम से तुम्हारे उस कष्ट को जान लूंगा और तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। चेले ने कहा कि ओके। गुरुजी वहां से चलते बने, चेला जी वहां रहने लगे। खूब मस्ती, खूब अच्छा अच्छा खाना, दिन भर सोना, रात में थोड़ा बहुत काम कर लेना और थोड़े बहुत काम में जिंदगी खूब मस्त चलने लगी। चेला जी खूब मोटे तगड़े हो गए। इसी बीच उस किंगडम में एक घटना घटती है। एक चोर एक सेठ के घर चोरी करने जाता है और वो दीवार जिसमें वो होल कर रहा है कमजोर थी और होल करने के दौरान पूरी दीवार ही गिर गई और दीवार गिर गई, उसी में चोर दब के मर गया। चोर के परिवार वाले राजा के पास न्याय के लिए गए। सरकार, मेरे घर में एक ही आदमी था कमाने वाला जो चोरी करके मेरे घर का भरण पोषण करता था और वो सेठ साहब की दीवार गिर जाने से उसी में दब के मर गया। हम लोग तो अनाथ हो गए, हम लोगों का काम अब कैसे चलेगा? राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बुलाया किसको? सेठ को। कहा, सेठ, तुम्हारी दीवार इतनी कमजोर बनी थी कि एक चोर भाई की जान चली गई। ये दीवार मजबूत होती तो उसकी जान नहीं जाती। इसके जिम्मेदार तुम हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और एक सजा तो यह है कि अब उसके घर में उस चोर के सिवा दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था। अब कमाने वाला नहीं रहा, उसके परिवार के पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सेठ ने कहा, स्वीकार है सरकार। कहा कि इतना ही नहीं, एक आदमी की जान गई है, तुम्हारी फांसी होगी। कहा कि सरकार, मेरी फांसी हो जाएगी तो भरण पोषण कौन करेगा? कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सोचना। सेठ ने कहा कि सरकार, इस दीवार मैंने ही बनाया था। दीवार तो तब बनी थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे दादाजी ने बनाई थी ये दीवार और मुझे तो पता भी नहीं कि इसमें कौन सा मटेरियल लगा था। सो हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? जो दीवार दादा ने बनाई उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? राजा ने कहा, बात तो सही कह रहे हो। तब कहा कि सरकार, ये जो दीवार मिस्त्री बनाया था, जो राजमिस्त्री ने इस दीवार को तैयार किया था, बाय द वे वो अभी जिंदा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस राजमिस्त्री को बुलाया जाए और राजमिस्त्री को बुलाया गया। राजमिस्त्री से कहा कि बेवकूफ, तुमने इतनी कमजोर दीवार बनाई जिसकी वजह से एक चोर भाई की जान चली गई। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा। राजमिस्त्री ने कहा कि सरकार, ये दीवार जब मैंने बनाया था तो उस समय अभी मैं यंग था, एकदम यंग, और मुझे याद आ रहा है कि ये दीवार जब मैं बना रहा था तो मेरा ध्यान बार बार भटक जा रहा था। राजा ने पूछा, क्यों? कहा कि एक वो डांसर है, एक नर्तकी है, वो उस समय बार बार उस गली से आ जा रही थी। जब मैं दीवार पर कंसंट्रेट करता, वो अपना छम छम पायल बजाते हुए उस गली में आ जाती और मैं उसकी तरफ देखने लगता, उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता, इसीलिए ये दीवार कमजोर बन गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस डांसर की गलती है। उसने मेरा ध्यान भटका दिया, इसलिए दीवार ठीक से नहीं बनी। राजा बोला, अच्छा ये बात है, तो उस डांसर को पकड़ के लाया जाए। संजोग से वो डांसर भी जिंदा थी और वो डांसर अब बूढ़ी हो गई थी। उस डांसर को पकड़ के लाया गया। डांसर ने कहा, सरकार, मैं गली से आ जा रही थी, मुझे देखकर कौन मोहित हो रहा है, कौन कौन अपना काम भूल जा रहा है, ये मुझे क्या पता। लेकिन मेरे उस गली में बार बार आने की वजह मैं नहीं थी, बल्कि ये सुनार था, ये गोल्ड स्मिथ था। एक गोल्ड स्मिथ को मैंने गहने बनाने के लिए दिए थे, अपनी ज्वेलरी तैयार करने के लिए दिए थे, और वो बार बार मुझे दौड़ा रहा था। वो गहने दे नहीं रहा था समय से, जिसकी वजह से मुझे बार बार गली में आना पड़ रहा था। और मेरे बार बार गली में आने से इस मिस्त्री का ध्यान भटक रहा था और इसका ध्यान भटकने से दीवार कमजोर बनी और दीवार कमजोर बनने से उस बेचारे चोर की जान चली गई। सरकार, मैं इसमें दोषी नहीं हूं, वो तो सुनार दोषी है, वो गोल्ड स्मिथ दोषी है, जिसकी वजह से बार बार मुझे गली में आना पड़ रहा था। राजा बोला, बात तो सही कह रही हो तुम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो उस सुनार को बुलाया जाए। सुनार भी जिंदा था। सुनार को पकड़ के लाया गया। सुनार से राजा ने कहा कि क्यों बे, तू बार बार इस महिला को क्यों बुलाता था आज से 30 साल पहले, और इसके आने से इस मिस्त्री का ध्यान भटक गया, ये दीवार कमजोर बना दिया। दीवार कमजोर बनने से एक चोर भाई की जान चली गई और उस जान की कीमत सुनार
तुमको भुगतना होगा, तुमको फांसी पर चढ़ना होगा। सुनार बोला, साहब ये तो अन्याय है, ये न्याय नहीं है। क्यों? राजा ने पूछा, कैसे न्याय है? कहा कि सरकार, आप ये तो पूछिए कि मैं इसके गहने समय पर क्यों नहीं दे पाया। राजा ने पूछा, तो बताओ क्यों नहीं दे पाए? सरकार, जिस समय इसने गहने दिए थे हमको बनाने के लिए, हमारे यहां एक सेठ जी की शादी थी, सेठ जी की बेटी की शादी थी, और उस सेठ जी ने भी अपनी बेटी के गहने दिए थे हमको बनाने के लिए। चूंकि शादी विवाह का मामला था, वो गहना ज्यादा जरूरी था, वो ज्वेलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके गहने रोककर मैं उस सेठ जी के गहने बना रहा था, और मेरे पास समय नहीं था इतना, इसीलिए बार बार इस महिला को आना पड़ रहा था। लिहाजा इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, वो सेठ जी दोषी हैं, जिनके कारण हमें इसके गहने समय से नहीं दिए, जिसके लिए बार बार इसे आना पड़ा, और इसके बार बार आने से इस मिस्त्री का ध्यान भटका, और इसका ध्यान भटकने से दीवार कमजोर बनी, और दीवार कमजोर बनने से एक चोर भाई की जान चली गई। एक बहुत अच्छा सटायर, एक बहुत अच्छा व्यंग। ये स्टोरी आपको व्यंगात्मक शैली सिखा रही है। राजा बोला, बात तो सही कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। राजा ने पूछा कि कौन सा सेठ था वो? संजोग से वो वही सेठ था जिसकी दीवार गिरी थी। सेठ को बुलाया गया, कहा कि बात घूम फिर के सुई फिर तुम्हारे पास पहुंच गई, तुम ही तो दोषी हो उसके। कहा कि सरकार, जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे दादाजी थे, और दादाजी की गलती की सजा मुझे कैसे दी जा सकती है? राजा ने कहा, ये भी बात सही कह रहे हो, दादाजी की गलती की सजा तुम्हें कैसे दी जा सकती है? राजा ने कहा कि लेकिन देखो, अब यहां जनता आ गई है, जनता चाह रही है कि किसी न किसी की फांसी हो, और अब फांसी देने का मेरा मन हो गया है। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि फांसी तो इसके लिए होगी, जरूर होगी। सेठ ने कहा कि सरकार, जिसकी गलती हो उसकी फांसी दी। कहा कि यह बहुत मुश्किल है ये पता करना कि कौन गलती है, जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे तो तुमको हम क्या करें, लेकिन अब फांसी तो होगी। फांसी का फंदा तैयार किया गया, और कहा गया कि ऐसा है कि तुम पूरे शहर में, पूरे किंगडम में ढूंढो किसकी गर्दन बहुत मोटी है, किसकी गर्दन बहुत मोटी है, कौन थोड़ा ज्यादा तगड़ा है, और कौन इस फांसी के फंदे में आराम से फिट हो सकता है। और खोजते खोजते संजोग से चेला जी पकड़ा गया। शिष्य जी जो गुरु जी के साथ आए थे, चेला जी खा पी के बहुत तगड़े हो गए थे, इनकी गर्दन बहुत मोटी हो गई थी, और पुलिस वाले उन्हीं को पकड़ लिए। अब पकड़ के ले आए, और ले आए, कहे कि सरकार, ये बहुत ठीक है, और ये फांसी में फिट भी हो जाएगा, इसी को लटका देते हैं। चेला बोला, लेकिन मैंने किया क्या है? कहा कि तुमने किया कुछ नहीं है, लेकिन फांसी पे लटकाना है। तुमने किया कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस किंगडम का अनाज खाए हो ना, इस किंगडम का अनाज खाए हो, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा साहब को फांसी देने का मन कर रहा है, तो भाई तुम्ही को पकड़ के ले आए, तुम फांसी पर चढ़ जाओ। मन ही मन चेला सोचा कि गुरुजी ठीक कह रहे थे, इन बेवकूफों के बीच नहीं रहना चाहिए। ये बेवकूफ जान पर, ये बेवकूफी जान पे आ गई। अब क्या करें? मन ही मन आंख बंद किया, अपने गुरुजी को ध्यान किया, कहा गुरुजी अब तो बचा लो, अब तो यहां जान बचने वाली नहीं। गुरु को तुरंत समझ में आया कि मेरा चेला परेशानी में है। गुरुजी तुरंत भागे, और भागे पहुंचे। अगले दिन फांसी होनी थी, और तुरंत किंगडम में पहुंचे, और इशारे में राजमहल पहुंचे, राज दरबार में पहुंचे, जहां इसको बंदी बना के इसके हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें जकड़ के रख लिया गया था, और थोड़ी देर बाद अब फांसी होनी थी। गुरुजी वहां पहुंचे, और चेले को इशारे में बताया, जो मैं कहूंगा उसका जस्ट विरोध करना तुम। चेला इशारा समझ लिया, और गुरुजी जाकर तुरंत राजा के सामने हाथ जोड़कर कहे, महाराज, यह अन्याय है, यह ठीक नहीं है। राजा ने पूछा, क्या अन्याय है? कहा कि फांसी इसकी नहीं, फांसी मेरी होनी चाहिए। मैं इसका सीनियर हूं, मैं इसका गुरु हूं, तो गुरु को फांसी होनी चाहिए, चेले को नहीं। चेला तुरंत चिल्ला के कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी, ये बेईमानी है, फांसी आपकी नहीं, फांसी मेरी होगी, और मैं इतने सालों से यहां रहा हूं, मेरा हक बनता है, मैंने इस किंगडम का अनाज खाया है, और शरीयत देने का, उसको पूरा करने का, इस नमक का हिसाब करने का मेरा अधिकार है। मैंने इस राज्य का नमक खाया है,
और नमक जो खाता है उसको उसे चुकाना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने यहां का नमक खाया है और इसका हिसाब मुझे चुकाने दीजिए। गुरुजी कहे बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, सबसे पहले मेरा अधिकार बनता। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो गया, ये फांसी कौन सी बर्फी है जो खाने के लिए ये सब लोग दोनों लोग दौड़ रहे हैं। राजा घबरा गया, दोनों का आपस में लड़ना देख के घबरा गया। राजा पूछा महात्मा से, पहले तुम बताओ हो कौन, और ये फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों इतना उतावले हो तुम, फांसी पर चढ़ना कोई बहुत अच्छी बात है क्या। उसने कहा कि आपको नहीं पता है महाराज, मैं इसका गुरु हूं और गुरु का अधिकार पहले बनता है, इसलिए मुझे पहले फांसी दी जाए, ये न्याय है। चेला बोला कि नहीं नहीं, मैं यहां का नमक खाया हूं, मुझे इसका हिसाब करना है और मुझे फांसी दी जाए। राजा को समझ नहीं आ रहा था ये दोनों कर क्या रहे हैं। दोनों को, राजा घबरा गया, कहा कि दोनों को आज जेल में डाल दो, आज फांसी नहीं होगी, फांसी कल होगी। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए और चेला और गुरु दोनों को एक जेल में बंद कर दिया गया, राजा चुपके से गया गुरु के पास, पूछा पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्यों फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले हो। गुरु ने कहा महाराज छोड़िए वो सब, कल मुझे फांसी दे दीजिए प्लीज, पहले मुझको दे दीजिए, बाद में उसको आप दे दीजिएगा। राजा ने पूछा कि नहीं, ऐसे तो फांसी पर मैं नहीं चढ़ाऊंगा, पहले तुम राज बताओ, राज क्या है, क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो। गुरु ने कहा कि महाराज अब आप इतना दबाव दे रहे हैं, उसे छोड़िए, आप उस सब बात में लफड़े में मत पड़िए, प्लीज मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। राजा रिजिड हो गया, कहा कि मामला जरूर कोई गंभीर है, इसके अंदर जरूर कोई बात है। राजा ने स्ट्रिक्टली पूछा, चलो बुढ़े बताओ क्या बात है। कहा कि महाराज इस फांसी पे जो पहले चढ़ेगा अगले जन्म में वो यहां का राजा बनेगा, और जो बाद में चढ़ेगा वो यहां का मंत्री बनेगा। आप ही बताइए, वो चेला है, मैं गुरु हूं, तो राजा बनने का अधिकार मेरा हुआ ना, पहले मैं चढ़ूंगा फांसी पे ना, बाद में उसको आप चढ़ा दीजिएगा, वो मंत्री बनेगा। राजा कहा ओ तो ये बात है। दोनों को जेल में छोड़ दिए, कहा कि तुम लोग अभी यहीं बंद रहो, कल फैसला होगा कि कौन फांसी पर चढ़ेगा। अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और मुख्यमंत्री से बोला देखो 2 फांसी का फंदा तैयार करो। पूछा क्यों, 2 फांसी का फंदा तैयार करो और मुझे फांसी पर लटका दो, और मुझे फांसी पर लटकाने के बाद तुम खुद भी फांसी पर लटक जाओ। पूछा क्यों, क्योंकि अगले जन्म में मैं ही इस देश का राजा बनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा मंत्री भी तुम ही रहो। और इस तरह से राजा और मंत्री दोनों लटक गए, और लटकने के बाद दूसरे दिन जेल से महात्मा जी और चेला जी को बाहर निकाला गया। वहां की जनता ने कहा कि हे सरकार, आपने इन मूर्ख राजाओं से हमें मुक्ति दिलाई है, आपसे बढ़िया राजा मेरा कोई नहीं हो सकता, आप राजा हो जाइए। महात्मा जी उस साम्राज्य के राजा बन गए और चेला जी महात्मा जी के मुख्यमंत्री बन गए। एंड दस द स्टोरी गोज टू बी एंडेड। वॉज इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग था ना? तो आप इस स्टोरी को एक बार 2 बार सुन लीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दंग है, बहुत आयरनी है। और अंधेरपुर नगरी चौपट राजा वाली कहानी जो आपने सुनी होगी, दैट इज रियली अ सेट ऑफ द सेम स्टोरी। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।